हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजिंग लो पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि अंग्रेजों के टाइम पे भू राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम किस प्रकार का था, कैसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, किस तरह से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी और किस तरह से महालवाड़ी व्यवस्था थी। आज हम इन सभी का बहुत ही अच्छे से बारीकी से यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, ये हमारा जो मेन फोकस वो एमपीपीएससी एग्जाम को लेकर के है कि जो आगामी 24 अप्रैल को हमारा प्री एग्जाम है, उसको लेके हम यहाँ पर विधिवत रूप से यहाँ पर किसी भी टॉपिक का विस्तृत रूप से यहाँ पर विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर भू राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो यहाँ पे हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि हमको कहीं से भी दोबारा पढ़ने की यहाँ से कोई ज़रूरत नहीं है ना। हम किसी भी चीज़ को यदि पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एक ही बार पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, तो हम इस तरह से पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था क्या थी, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा पहले जाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो ब्रिटिश क्षेत्रों में जो हमारे इसके पहले गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर फार्मिंग सिस्टम यानी कि इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया। फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत कंपनी किसी क्षेत्र या जिले के भू क्षेत्र से राजस्व वसूली की जिम्मेदारी उसे सौंपती थी जो सबसे अधिक बोली लगाता था। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, कंपनी राजस्व का एक भाग भारत से इंग्लैंड और अन्य देशों को भी निर्यात करती थी। वॉरेन हेस्टिंग के समय में कंपनी ने बंगाल और बिहार में राजस्व वसूली के अधिकार की नीलामी प्रारंभ की थी। ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था, यानी कि जो बोली में जैसे आईपीएल वगैरह में बोली लगती है ना, कि जो सबसे ज्यादा प्राइज की बोली लगाएगा किसी भी खिलाड़ी के लिए, तो पहले भी ऐसे ही होता था कि जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसे एक निश्चित क्षेत्र से राजस्व वसूली के अधिकार दे दिए जाते थे। इसे ही जमींदारी व्यवस्था कहा गया है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इजारेदारी व्यवस्था के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से स्थायी बंदोबस्त आरंभ की। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। तो स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार किसानों से वसूले गए कुल रकम का 10 भाग यानी कि 10/11 भाग कंपनी को देते थे तथा शेष 1/11 भाग स्वयं रखते थे। यदि कोई जमींदार निर्धारित तिथि तक भू राजस्व की निश्चित राशि नहीं जमा करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जमींदारों के लिए निश्चित अवधि तक लगान जो होता था उसको जमा करना ही रहता था। जैसे कि 2 महीने 3 महीने का समय दे दिया जाता था। यदि आप उस निश्चित समय में जो लगान था वो नहीं जमा करते हैं तो उसमें क्या होता था कि उनका स्वामित्व समाप्त कर उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। जमींदार को प्रत्येक स्थिति में फसल की पैदावार अच्छी हो या नहीं हो, जैसे कभी क्या होता है कि ओला पड़ गया, बाढ़ आ गई है ना, तो उस स्थिति में हमारा क्या होता है कि फसल का नुकसान हो जाता था। लेकिन इंग्लिश टाइम पे जो रेवेन्यू सिस्टम था पुराना अंग्रेजों के टाइम पे, तो वो इस चीज़ को नहीं देखते थे कि हमारी फसल खराब हो रही है, नष्ट हो रही है कि किस तरह हो रही है। फिर भी यदि हमारी फसल नष्ट हो रही फिर भी हमको क्या देना होता था, हमको लगान देना होता था, है ना। तो निश्चित समय पर लगान वसूल कर कंपनी को के कोष में जमा ही करना पड़ता था। ये एक मतलब कि मैंडेटरी रहता है कि हमको जमा करना ही पड़ा है ना। 1799 में क्या होता है कि उन्हें यह भी अधिकार दे दिया कि यदि वे लगान नहीं देने वाले किसानों से को बेदखल कर सकते हैं, यानी कि 1799 में उन्हें अधिकार दिया गया कि वे लगान नहीं देने वाले किसानों को भूमि से बेदखल कर सकते हैं तथा उनकी संपत्ति भी जब्त कर सकते हैं। इसके अलावा फसल का उत्पादन नहीं होने पर किसान लगान नहीं दे पाते थे। ऐसी स्थिति में उस समय अत्यधिक संख्या में किसानों को बेदखल कर दिया गया था। इस प्रकार भूमिहीन खेतीहर मजदूरों की संख्या बढ़ती गई। इसी कारण आज भी आप देख रहे होंगे कि आज भी इनकी आबादी सबसे ज्यादा इसीलिए है। इसके बाद हम बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था की। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो सन 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की थी। यह व्यवस्था मद्रास, बंबई और असम के कुछ भागों में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग 51% भूमि आई। इसमें रैयतों या किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया। अब किसान स्वयं कंपनी को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं बल्कि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। ठीक है, ये थी हमारी रैयतवाड़ी व्यवस्था।
इसके बाद हम बात करते हैं महालवाड़ी व्यवस्था की। तो महालवाड़ी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें महाल का अर्थ होता है गांव, मोहल्ला, कस्बा, है ना। तो जो महाल होता था उसको क्या कहते हैं, गांव, मोहल्ला, कस्बा इत्यादि। और बाड़ी का आशय होता है प्रबंधन से, है ना। तो इसकी जो शुरुआत की थी तो सबसे पहले इसका शुरुआत जो थी हॉल्ट मैकेंजी द्वारा की गई थी। बाद में इसमें मार्टिन बर्ड भी जुड़ गए थे। तो मध्य प्रांत, आगरा एवं पंजाब के क्षेत्रों में एक नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई, जिसे महालवाड़ी का नाम दिया गया था। इसके तहत कुल 30% भूमि आई। हमने रैयतबाड़ी में देखा था कि 51% भूमि आई थी, लेकिन इसमें कितना, 30% भूमि आई। इस व्यवस्था में महाल या गांव के जमींदारों या प्रधानों से बंदोबस्त किया गया। इस गांव के प्रमुख किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत लगान का निर्धारण महाल या संपूर्ण गांव के उपज के आधार पर किया जाता था। यहाँ पर हम आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए, जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, बंदोबस्त व्यवस्था थी, उसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में की थी। और रैयतवाड़ी की जो व्यवस्था थी उसकी शुरुआत किसने की थी, थॉमस मुनरो एवं रीड ने 1820 में की थी। और महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में। जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में स्टार्ट हुई थी। और इसमें समस्त अंग्रेजी भारत का कितना 19% का हिस्सा था, है ना। और रैयतबाड़ी में क्या था, बम्बई, मद्रास और असम में यहाँ शुरुआत हुई है। महालवाड़ी में की जो शुरुआत हुई थी शुरुआती दौर में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में। तो जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी उसमें क्या होता था, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी थी, है ना। और रैयतबाड़ी व्यवस्था में क्या थी, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की होती थी, है ना। पहले में क्या होता था कि जमीन, जब जो ब्रिटिश सरकार है तो उसको राजस्व कौन देने की जिम्मेदारी थी, जमींदार को थी, है ना। किसकी थी, जमींदार की थी। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसमें ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी होती थी, किसानों की थी। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में क्या होता था कि ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी थी, जमींदार की थी। मुझे लगता नहीं कि दोबारा आप लोगों को कहीं से पढ़ने की जरूरत पड़ी। यदि आपने इस नोट्स को, इस वीडियो को बहुत शानदार तरीके से पढ़ लिया है तो आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी थी, जमींदार की थी। और रैयतवाड़ी में किसकी थी, किसान की थी, याद रखिएगा। और महालवाड़ी में क्या था कि भूमि पर जो अधिकार होता था वो तो भूमि पर जो अधिकार होता था तो गांव का ही अधिकार होता था। और इसकी जो ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी थी वो गांव के मुखियाओं की थी, यानी कि पंच सरपंच की थी। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को आप। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था हमने बता दिया है आपको, रैयतवाड़ी व्यवस्था बता दिया, और महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में भी हमने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। एक चीज आप जरूर याद रखिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंद व्यवस्था की शुरुआत की थी 1793 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थॉमस मुनरो रीड ने 1820 में। और महालवाड़ी व्यवस्था की थी हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में। और स्थायी बंदोबस्त की जो थी उसको ब्रिटिश सरकार को राजस्व कौन देता था, जमींदार देते थे। और रैयतबाड़ी में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की होती थी, तथा वहीं पे महालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के जो मुखिया होते थे, यानी कि पंच सरपंच जो होते थे, उनको होती थी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। रैयतबाड़ी, महालवाड़ी, ये सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे चैनल ब्लेजिंग ग्रो पे।